प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है रेडियो पाठशाला में। 20वीं सदी की शुरुआत का भारत, एक ऐसा समाज जहां इंसान का जीवन जन्म के साथ ही तय कर दिया जाता था। किसी का सम्मान जन्म से ऊंचा तो किसी का जीवन जन्म से ही नीचा मान लिया जाता था। जाति केवल पहचान नहीं थी, वो अवसर, शिक्षा, पानी, मंदिर, सड़क और सम्मान तक का फैसला करती थी। गांवों में अलग बस्तियां थीं, कुएं अलग थे, स्कूलों में बैठने की जगह अलग थी और समाज में इंसान की कीमत बराबर नहीं थी। इसी सामाजिक वातावरण में 5 अप्रैल 1908 को बिहार के छोटे से गांव चंदवा में एक बालक जन्म लेता है। नाम था बाबू जगजीवन राम। ये कोई साधारण जन्म नहीं था। ये उस भारत में जन्म था जहां दलित होना केवल गरीबी नहीं, बल्कि रोज का सामाजिक संघर्ष था। उनका परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, लेकिन विचारों से समृद्ध। पिता शौभीराम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, सेना में काम कर चुके थे और अनुशासन, आत्मसम्मान और आध्यात्मिकता में विश्वास रखते थे। माता वासंती देवी धैर्य, करुणा और संघर्ष की प्रतीक थीं। घर में गरीबी थी, लेकिन आत्मसम्मान की शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति थी। बचपन में ही जगजीवन राम ने समाज का कठोर चेहरा देखना शुरू कर दिया। जब वे स्कूल गए तब उन्हें समझ आया कि शिक्षा सबके लिए समान नहीं थी। स्कूल में उनके लिए अलग पानी का घड़ा रखा गया। वे बाकी बच्चों के साथ घड़ा छू नहीं सकते थे। एक छोटा बालक रोज ये देखता था कि प्यास तो सबको लगती है, लेकिन पानी सबको बराबरी से नहीं मिलता। ये केवल एक घटना नहीं थी, ये भारतीय समाज की पूरी संरचना का प्रतीक था। लेकिन यहाँ कहानी बदलती है। अधिकतर बच्चे अपमान को सहकर चुप हो जाते हैं, पर जगजीवन राम ने प्रश्न किया। उन्होंने उस अलग घड़े को स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है कि उन्होंने विरोध में उस घड़े को तोड़ दिया या उसे हटाने की मांग की। ये विद्रोह गुस्से से नहीं, आत्मसम्मान से जन्मा था। उस दिन एक बालक ने समाज को पहली चुनौती दी। उन्हें समझ आ गया था, समस्या उनकी योग्यता नहीं, समाज की सोच थी। यहीं से उनके भीतर एक विचार जन्म लेता है। सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान हासिल किया जाता है। गांव की गलियों से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि कितने लोग केवल जन्म के कारण अवसरों से वंचित हैं। उनके मन में सवाल उठता रहा, क्या भगवान ने इंसानों को अलग बनाया है या समाज ने? यही प्रश्न आगे चलकर उनके पूरे जीवन का आधार बना। बचपन के अनुभवों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ा। अपमान ने उनके भीतर हीन भावना नहीं पैदा की, बल्कि नेतृत्व पैदा किया। वे समझ चुके थे कि शिक्षा ही वो शक्ति है जो सामाजिक दीवारों को गिरा सकती है। इसलिए उन्होंने पढ़ाई को केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि सामाजिक मुक्ति का माध्यम माना। धीरे धीरे चंदवा गांव का वो बालक अपने भीतर एक मिशन लेकर आगे बढ़ रहा था। एक ऐसा भारत बनाने का मिशन जहां इंसान की पहचान जाति नहीं, क्षमता हो। इतिहास में बड़े परिवर्तन अचानक नहीं आते, वे छोटे छोटे आत्मसम्मान के क्षणों से जन्म लेते हैं। और बाबू जगजीवन राम के जीवन में ये पहला क्षण था जब एक बच्चे ने समाज से कहा, मैं अलग नहीं हूं, मैं बराबर हूं। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो आगे चलकर दलित समाज की आवाज बनेगी, लोकतंत्र की शक्ति बनेगी और भारत की राजनीति को सामाजिक न्याय की दिशा देगी। बचपन के अनुभवों ने जगजीवन राम को एक बात बहुत जल्दी समझा दी थी, समाज में सम्मान जन्म से नहीं मिलता, उसे ज्ञान और संघर्ष से हासिल करना पड़ता है। स्कूल की वो घटना जहां उनके लिए अलग पानी का घड़ा रखा गया था, केवल एक अपमान नहीं था, वो उनके जीवन का पहला राजनीतिक और सामाजिक पाठ बन गया। हर दिन स्कूल में प्यास लगती थी, लेकिन पानी तक पहुंच भी जाति से तय होती थी। एक बालक के मन में सवाल उठता रहा, अगर शिक्षा सबको बराबर बनाती है तो स्कूल के अंदर ही असमानता क्यों है? उन्होंने इस व्यवस्था को चुपचाप स्वीकार नहीं किया, उन्होंने विरोध किया, अलग घड़े की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। ये कोई बड़ा आंदोलन नहीं था, कोई सभा या भाषण नहीं था, लेकिन इतिहास अक्सर ऐसे ही छोटे विद्रोहों से बदलता है। उस दिन उन्होंने समाज से पहला संवाद किया, अन्याय को सामान्य मत मानो। यहीं से शिक्षा उनके लिए डिग्री नहीं, सामाजिक क्रांति का साधन बन गई। आगे की पढ़ाई के लिए वे बनारस पहुंचे और प्रवेश लिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। बनारस उस समय केवल धार्मिक नगर नहीं था, बल्कि विचारों का केंद्र भी था। देश भर से छात्र आते थे, राष्ट्रीय आंदोलन की लहर उठ रही थी, स्वतंत्रता की चेतना फैल रही थी। लेकिन यहाँ भी सामाजिक वास्तविकता बदल नहीं गई थी।
विश्वविद्यालय जैसे आधुनिक संस्थान में भी जाति का व्यवहार मौजूद था। रहने, खाने और सामाजिक संबंधों में भेदभाव महसूस किया जाता था। जगजीवन राम ने समझ लिया, समस्या केवल गांवों की नहीं है, समस्या पूरे भारतीय समाज की संरचना में है। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ संवाद शुरू किया। वे छात्रों से बात करते, प्रश्न पूछते, सामाजिक समानता पर चर्चा करते। धीरे धीरे वे केवल विद्यार्थी नहीं रहे, वे विचारक बन रहे थे। यहीं उनके भीतर नेतृत्व की पहली स्पष्ट पहचान दिखाई देने लगी। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा का असली उद्देश्य नौकरी पाना नहीं, समाज बदलना है। कुछ समय बाद वे उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता पहुंचे और अध्ययन किया कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कोलकाता उस समय भारत का सबसे जागृत बौद्धिक केंद्र था। यहाँ राष्ट्रवाद, समाजवाद, श्रमिक आंदोलन, समानता और आधुनिक विचारों की तेज बहसें चल रही थीं। यही उनका वैचारिक निर्माण हुआ। उन्होंने पहली बार व्यापक स्तर पर श्रमिकों की समस्याएं देखीं। कारखानों में काम करने वाले मजदूर, आर्थिक शोषण, सामाजिक असमानता, ये सब उनके चिंतन का हिस्सा बन गए। उन्होंने समझा कि जाति और गरीबी अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई संरचनाएं हैं। छात्र जीवन में ही उन्होंने दलित छात्रों और वंचित वर्गों को संगठित करना शुरू किया। सभा, चर्चा, संगठन, ये सब धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनता गया। अब उनका संघर्ष व्यक्तिगत नहीं रहा था, वो सामूहिक संघर्ष बन चुका था। शिक्षा ने उन्हें केवल ज्ञान नहीं दिया, उन्हें दृष्टि दी। उन्होंने देखा कि यदि समाज को बदलना है तो 3 शक्तियां जरूरी हैं: शिक्षा, जो सोच बदलती है; संगठन, जो आवाज को शक्ति देता है; संघर्ष, जो परिवर्तन लाता है। यही विचार आगे चलकर उनके पूरे राजनीतिक जीवन की नींव बने। कोलकाता के बौद्धिक वातावरण ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति की ओर प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि दलित समाज की मुक्ति केवल सामाजिक सुधार से नहीं होगी, उसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी चाहिए। यहीं से छात्र जगजीवन राम धीरे धीरे राष्ट्रीय नेता बनने की दिशा में बढ़ने लगे। उनकी चेतना अब स्पष्ट थी। भारत की आज़ादी तभी पूरी होगी जब समाज का सबसे निचला व्यक्ति भी सम्मान से जी सके। शिक्षा ने उन्हें विद्रोही बनाया, लेकिन ये विद्रोह विनाश का नहीं, परिवर्तन का था। अब वे तैयार थे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करने के लिए। यहीं से शुरू होता है अगला चरण, जहां एक छात्र नेता स्वतंत्रता संग्राम का सक्रिय योद्धा बनता है। कोलकाता में शिक्षा पूरी करते करते जगजीवन राम के भीतर एक स्पष्ट समझ विकसित हो चुकी थी। भारत केवल अंग्रेजों से ही गुलाम नहीं है, बल्कि समाज के भीतर भी असमानता की बेड़ियां मौजूद हैं। देश में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था। हर शहर, हर विश्वविद्यालय, हर युवा के भीतर आज़ादी की आग जल रही थी। लेकिन जगजीवन राम ने एक गहरी बात महसूस की। यदि आज़ादी केवल सत्ता परिवर्तन बनकर रह गई, तो समाज के सबसे निचले तबके के जीवन में क्या बदलेगा? यहीं से उनका राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव शुरू होता है। वे छात्र जीवन से ही सभाओं, जनचर्चाओं और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन उनके लिए केवल राष्ट्रवाद नहीं था, ये सामाजिक न्याय का अवसर था। उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और दलित शामिल तो थे, लेकिन नेतृत्व संरचना में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम था। यहीं उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, क्या आज़ादी सबकी होगी या केवल कुछ वर्गों की? उन्होंने दलित समाज को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का कार्य शुरू किया। उन्होंने लोगों से कहा, राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता अलग नहीं है। यदि अंग्रेजी शासन अन्याय है, तो जातिगत अपमान भी अन्याय है। इसी सोच के साथ वे राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा की ओर बढ़े और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। उस समय कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र थी। कांग्रेस के भीतर प्रवेश करना मतलब सीधे राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा बनना था। जगजीवन राम का कांग्रेस में प्रवेश केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं था, वे दलित समाज की आवाज को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस के मंच से सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात उठानी शुरू की। उन्होंने साफ कहा, स्वतंत्र भारत तभी मजबूत होगा जब शासन में हर समाज की भागीदारी होगी। ये विचार उस समय बहुत क्रांतिकारी था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजों के विरोध पर केंद्रित था, लेकिन जगजीवन राम सामाजिक ढांचे को भी बदलना चाहते थे। इसी दौर में देश में महात्मा गांधी का प्रभाव चरम पर था।
गांधी समाज सुधार, अस्पृश्यता विरोध और ग्रामीण भारत के उत्थान की बात कर रहे थे। जगजीवन राम ने गांधी के आंदोलन से प्रेरणा ली, लेकिन वे केवल सुधार नहीं, संरचनात्मक परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने समझा कि दलित समाज को दया नहीं, अधिकार चाहिए, सहानुभूति नहीं, भागीदारी चाहिए। गांधी युग में दलित प्रश्न राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ रहा था। अस्पृश्यता विरोध अभियान चल रहे थे, सामाजिक सुधार की बातें हो रही थी। इसी वातावरण में जगजीवन राम एक नए प्रकार के नेता के रूप में उभरे। ऐसे नेता जो दलित समाज से आते थे, शिक्षित थे, संगठित थे और राष्ट्रीय राजनीति को समझते थे। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने मजदूरों, किसानों और वंचित वर्गों से संवाद किया। उनकी राजनीति का मूल सिद्धांत स्पष्ट था: राजनीतिक स्वतंत्रता प्लस सामाजिक समानता बराबर वास्तविक आजादी। धीरे धीरे वे कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली युवा नेता बन गए। उनकी प्रशासनिक क्षमता, संगठन कौशल और सामाजिक दृष्टि ने उन्हें अलग पहचान दी। उन्होंने साबित किया कि दलित नेतृत्व केवल विरोध की राजनीति नहीं करता, वो राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी भी उठा सकता है। इस दौर में उनका व्यक्तित्व 3 स्तरों पर विकसित हुआ: एक स्वतंत्रता सेनानी, एक सामाजिक न्याय के विचारक और एक भविष्य के राष्ट्रीय प्रशासक। अब वे केवल आंदोलनकारी नहीं रहे थे, वे शासन और नीति निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहा था और जगजीवन राम भी राष्ट्रीय नेतृत्व के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे, जहां संघर्ष सत्ता की जिम्मेदारी में बदलता है। स्वतंत्रता आंदोलन के बीच भारत की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही थी। अंग्रेजी शासन ने सीमित लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं शुरू की थीं, जिनके अंतर्गत प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए। 1937 का चुनाव भारतीय राजनीति के लिए ऐतिहासिक था। ये पहली बार था जब भारतीय नेताओं को प्रशासन चलाने का वास्तविक अवसर मिला। इसी चुनाव ने जगजीवन राम के जीवन में भी निर्णायक मोड़ लाया। युवा, शिक्षित और सामाजिक चेतना से भरपूर नेता के रूप में वे जनता के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। उन्होंने चुनाव को केवल सत्ता पाने का माध्यम नहीं माना, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत समझा। चुनाव जीतकर वे बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका में आए। ये केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, ये उस समाज की जीत थी जिसे सदियों तक राजनीतिक निर्णयों से दूर रखा गया था। अब उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था: सत्ता का उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि स्वतंत्रता आंदोलन का असली उद्देश्य जनता के जीवन को बदलना है, और जनता का सबसे बड़ा वर्ग था मजदूर और श्रमिक। उस समय औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति अत्यंत कठिन थी। लंबे काम के घंटे, कम वेतन, सुरक्षा की कमी और शोषण सामान्य बात थी। जगजीवन राम ने श्रमिकों की समस्याओं को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने मजदूर संगठनों से संवाद शुरू किया, कारखानों का दौरा किया, मजदूरों की वास्तविक परिस्थितियों को समझा। उनकी राजनीति पहली बार सत्ता और समाज के बीच पुल बन रही थी। वे जानते थे कि राजनीतिक भाषणों से नहीं, नीतियों से बदलाव आता है। इसी सोच ने उन्हें श्रमिक आंदोलन का मजबूत समर्थक बना दिया। उन्होंने मजदूर अधिकारों की बात जोर से उठाई: न्यायपूर्ण वेतन, कार्य के निश्चित घंटे, सुरक्षित कार्यस्थल और श्रमिक सम्मान। धीरे धीरे वे श्रमिक वर्ग की आवाज बन गए। आगे चलकर जब उन्हें श्रम से जुड़े प्रशासनिक दायित्व मिले, तब उन्होंने कई महत्वपूर्ण श्रमिक नीतियों और कानूनों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था: देश की प्रगति कारखानों से नहीं, मजदूरों की खुशहाली से तय होती है। यही उनकी प्रशासनिक क्षमता सामने आने लगी। वे केवल विचारक नहीं थे, बल्कि कुशल प्रशासक भी थे। फाइलों और नीतियों की भाषा समझते थे और जमीन की सच्चाई भी। उनकी कार्यशैली की कुछ विशेषताएं थीं: निर्णय लेने की क्षमता, व्यावहारिक सोच, सभी वर्गों से संवाद और प्रशासन में अनुशासन। धीरे धीरे वे राष्ट्रीय नेतृत्व की नज़रों में एक भरोसेमंद प्रशासक बन गए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी सत्ता में रहते हुए भी संघर्ष की भावना को जीवित रखना। उन्होंने कभी सत्ता को विशेषाधिकार नहीं माना, वे उसे जिम्मेदारी समझते थे। उनकी राजनीति विरोध की राजनीति नहीं थी, बल्कि सहभागिता की राजनीति थी। यहीं से उनके भीतर लोकतांत्रिक नेतृत्व का निर्माण हुआ। उन्होंने समझ लिया कि लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है हर वर्ग की आवाज शासन में शामिल होना। वे उस पीढ़ी के नेताओं में थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार और प्रशासन तीनों अनुभव एक साथ प्राप्त किए।
अब वे केवल दलित समाज के नेता नहीं रहे थे, वे राष्ट्रीय स्तर के नीति निर्माता बन रहे थे। भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहा था और जगजीवन राम भी उस पीढ़ी का हिस्सा बन चुके थे जो स्वतंत्र भारत का निर्माण करने वाली थी। अब संघर्ष का अगला चरण शुरू होने वाला था, जब देश आजाद होगा और नेतृत्व को केवल विरोध नहीं, शासन चलाना होगा। 1947 सदियों की गुलामी, संघर्ष, आंदोलन और बलिदानों के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त की सुबह केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं थी, ये एक नए राष्ट्र के जन्म का क्षण था। लेकिन स्वतंत्रता के उस उत्सव के बीच एक गहरी सच्चाई भी मौजूद थी। देश आजाद हो गया था, पर समाज अभी भी पूरी तरह समान नहीं हुआ था। नया भारत बनाना था, ऐसा भारत जहां लोकतंत्र केवल संविधान की किताब में नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन में दिखाई दे। इसी ऐतिहासिक समय में बाबू जगजीवन राम स्वतंत्र भारत की पहली सरकार का हिस्सा बने। अब वे आंदोलनकारी नहीं रहे थे, वे राष्ट्र निर्माता बन चुके थे। स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा कार्य था संविधान निर्माण। भारत को ये तय करना था कि नया राष्ट्र किन मूल्यों पर खड़ा होगा। संविधान सभा में सामाजिक न्याय, समानता और अवसर की बहसें चल रही थीं। प्रश्न ये था कि क्या नया भारत पुरानी सामाजिक असमानताओं को जारी रखेगा या एक न्यायपूर्ण समाज बनाएगा। जगजीवन राम उन नेताओं में थे जो मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब सामाजिक बराबरी सुनिश्चित हो। संविधान ने पहली बार स्पष्ट रूप से कहा, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, अस्पृश्यता समाप्त होगी, अवसर सबके लिए खुले होंगे। ये केवल कानूनी बदलाव नहीं था, ये भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाला निर्णय था। स्वतंत्र भारत की सरकार में उन्हें श्रम मंत्री की जिम्मेदारी मिली। ये पद उनके व्यक्तित्व के अनुकूल था, क्योंकि उन्होंने पहले ही मजदूरों और श्रमिकों के संघर्ष को गहराई से समझ लिया था। देश उस समय कठिन आर्थिक स्थिति में था। विभाजन का दर्द, विस्थापन, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी, हर तरफ चुनौतियां थीं। ऐसे समय में श्रमिक वर्ग राष्ट्र निर्माण की रीढ़ था। जगजीवन राम ने श्रम मंत्रालय को केवल प्रशासनिक विभाग नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। उन्होंने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ाया। कार्य के निश्चित घंटे, मजदूर सुरक्षा व्यवस्था, औद्योगिक विवाद समाधान, कामगारों के अधिकारों की कानूनी सुरक्षा। पहली बार मजदूर केवल श्रम शक्ति नहीं रहे, वे अधिकार संपन्न नागरिक बनने लगे। इसे कई लोग भारत की प्रारंभिक श्रमिक क्रांति मानते हैं। उनका विश्वास था, यदि मजदूर सम्मान से जिएगा तभी राष्ट्र मजबूत होगा। उन्होंने उद्योग और श्रमिक के बीच संतुलन बनाने की नीति अपनाई। वे न तो केवल पूंजी के पक्ष में थे, न केवल विरोध की राजनीति करते थे, वे न्यायपूर्ण सहयोग की व्यवस्था बनाना चाहते थे। उनकी कार्यशैली संवाद आधारित थी। वे उद्योगपतियों से भी बात करते और मजदूर संगठनों से भी। यही उनकी सबसे बड़ी प्रशासनिक विशेषता दिखाई देती है। संघर्ष को टकराव नहीं बनने देना, बल्कि समाधान में बदल देना। इस दौर में उन्होंने समान अवसर की नीति पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि सदियों की सामाजिक असमानता को केवल समान कानून से खत्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए अवसरों तक वास्तविक पहुंच जरूरी है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और सरकारी सेवाओं में वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाने का समर्थन किया। उनकी सोच स्पष्ट थी, लोकतंत्र का अर्थ केवल मतदान का अधिकार नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का अवसर भी है। स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में उन्होंने ये सिद्ध किया कि दलित नेतृत्व केवल सामाजिक आंदोलन नहीं चला सकता, बल्कि सफल शासन भी कर सकता है। वे धीरे धीरे उस पीढ़ी के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद मंत्रियों में शामिल हो गए। देश निर्माण की प्रक्रिया जारी थी और जगजीवन राम उस निर्माण के प्रमुख शिल्पकारों में से एक बन चुके थे। अब भारत को केवल सामाजिक न्याय ही नहीं, खाद्यान्न सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की भी आवश्यकता थी। यहीं से उनके जीवन का अगला महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, जब वे कृषि और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता के केंद्र में आते हैं। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में भारत केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं, आर्थिक रूप से भी संघर्ष कर रहा था। देश की सबसे बड़ी चिंता थी भोजन। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन कृषि उत्पादन उतना नहीं बढ़ पा रहा था। सूखा, पारंपरिक खेती, वैज्ञानिक तकनीकों की कमी और संसाधनों की सीमाएं देश को खाद्यान्न संकट की ओर धकेल रही थीं। स्थिति इतनी गंभीर थी कि भारत को विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था।
एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए ये केवल आर्थिक समस्या नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान का प्रश्न भी था। ऐसे कठिन समय में राष्ट्रीय नेतृत्व ने कृषि क्षेत्र को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और इस बड़ी जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण चरण संभाला बाबू जगजीवन राम ने। जब उन्होंने कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, तब उनके सामने चुनौती स्पष्ट थी: भारत को भूख से मुक्त करना। उन्होंने कृषि को केवल खेती नहीं माना, उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न समझा। उनका मानना था कि जो राष्ट्र अपने नागरिकों को भोजन नहीं दे सकता, वो वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझने के लिए गांवों का दौरा किया। खेती की जमीन, सिंचाई, बीज, खाद और बाजार, हर स्तर की बाधाओं का अध्ययन किया। यहीं से भारतीय कृषि में परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हुई। देश में वैज्ञानिक खेती की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया। उच्च उत्पादन वाले बीज, उर्वरकों का उपयोग, सिंचाई परियोजनाएं और आधुनिक कृषि तकनीकों को लागू किया जाने लगा। ये दौर आगे चलकर हरित क्रांति के नाम से जाना गया। हरित क्रांति केवल तकनीकी बदलाव नहीं थी, ये मानसिक परिवर्तन था। किसान पहली बार पारंपरिक जीविका किसान से उत्पादन आधारित आधुनिक किसान बनने लगा। सरकार ने समर्थन मूल्य, कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया। कृषि विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की भूमिका बढ़ी। जगजीवन राम का दृष्टिकोण स्पष्ट था: किसान केवल अन्न उत्पादक नहीं, राष्ट्र निर्माता है। उन्होंने किसानों के आत्मविश्वास को मजबूत करने की कोशिश की, ग्रामीण भारत को विकास की मुख्य धारा में लाने पर जोर दिया। धीरे धीरे परिणाम दिखाई देने लगे। जहां पहले अनाज की कमी थी, वहां उत्पादन बढ़ने लगा। भारत ने खाद्यान्न आयात पर निर्भरता कम करनी शुरू कर दी। ये परिवर्तन केवल आर्थिक सफलता नहीं था, ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की शुरुआत थी। उन्होंने बार बार कहा कि मजबूत राष्ट्र की नींव शहरों में नहीं, गांवों में बनती है। कृषि सुधारों ने ग्रामीण समाज में भी बदलाव लाया। रोजगार बढ़ा, आय बढ़ी और किसानों का सामाजिक आत्मविश्वास मजबूत हुआ। भारत भूख और असुरक्षा से निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा था। इस दौर ने जगजीवन राम को केवल सामाजिक न्याय के नेता से आगे बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण के रणनीतिक नेता के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने साबित किया कि सामाजिक समानता और आर्थिक विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, दोनों मिलकर ही मजबूत लोकतंत्र बनाते हैं। अब देश एक नए संकट की ओर बढ़ रहा था, राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट, और इतिहास उन्हें फिर एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाला था। भारत अब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ चुका था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद का इतिहास केवल विकास की कहानी नहीं था। ये संघर्ष, युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों का भी समय था। 1960 और 1970 का दशक दक्षिण एशिया की राजनीति के लिए अत्यंत संवेदनशील दौर था। सीमाओं पर तनाव था, पड़ोसी देशों के साथ संबंध जटिल थे और भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी थी। इसी ऐतिहासिक समय में बाबू जगजीवन राम को भारत का रक्षा मंत्री बनने की जिम्मेदारी मिली। रक्षा मंत्रालय केवल प्रशासनिक पद नहीं होता, ये राष्ट्र की सुरक्षा, सैनिकों के मनोबल और युद्धकालीन निर्णयों की जिम्मेदारी का केंद्र होता है। उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में सबसे पहले एक बात स्पष्ट की: मजबूत सेना केवल हथियारों से नहीं, विश्वास और नेतृत्व से बनती है। उन्होंने सैनिकों की सुविधाओं, सैन्य संगठन और रणनीतिक तैयारी पर विशेष ध्यान दिया। सेना के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और संसाधनों को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया। लेकिन इतिहास उनके सामने जल्द ही सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला था। 1971 में दक्षिण एशिया की राजनीति अचानक बदल गई। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराने लगा। वहां की जनता लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रही थी, लेकिन दमन बढ़ता गया। हिंसा और अत्याचार के कारण लाखों शरणार्थी भारत की सीमाओं में आने लगे। ये केवल पड़ोसी देश का संकट नहीं रहा, ये भारत की मानवीय और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों की चुनौती बन गया। भारत सरकार को निर्णय लेना था, क्या केवल दर्शक बने रहना है या स्थिति का समाधान करना है। रक्षा मंत्री के रूप में जगजीवन राम इस पूरे संकट के केंद्र में थे। उन्होंने सैन्य नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासन के बीच संतुलित संवाद बनाए रखा। उनकी कार्यशैली शांत लेकिन निर्णायक थी। उन्होंने युद्ध को भावनात्मक निर्णय नहीं बनने दिया। तैयारी, रणनीति और समय, इन तीनों पर विशेष ध्यान दिया गया। दिसंबर 1971 में भारत-पाक युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध केवल सीमाओं की लड़ाई नहीं था, ये मानवाधिकार, लोकतंत्र और क्षेत्रीय स्थिरता का संघर्ष बन चुका था।
भारतीय सेना ने अद्भुत समन्वय और रणनीति के साथ अभियान चलाया। कुछ ही दिनों में स्थिति बदलने लगी। 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक क्षण आया। पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में उभरा। ये विश्व इतिहास के सबसे तेज और निर्णायक युद्धों में से एक माना गया। रक्षा मंत्री के रूप में जगजीवन राम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने राजनीतिक संयम और सैन्य आत्मविश्वास दोनों को संतुलित रखा। युद्ध के दौरान उनका संदेश स्पष्ट था। भारत आक्रमण के लिए नहीं, न्याय और स्थिरता के लिए खड़ा है। इस विजय ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत किया। भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा हुआ और देश में आत्मविश्वास की नई भावना पैदा हुई। लेकिन युद्ध के समय नेतृत्व केवल जीत से नहीं आंका जाता। संकट के दौरान धैर्य, निर्णय क्षमता और जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। जगजीवन राम ने दिखाया कि मजबूत नेतृत्व ऊंची आवाज से नहीं, सही निर्णय से पहचाना जाता है। उन्होंने युद्ध को राजनीतिक लाभ का साधन नहीं बनाया। उनका ध्यान सैनिकों के सम्मान और राष्ट्र की सुरक्षा पर केंद्रित रहा। इस दौर ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर दिया जो संकट के समय भरोसे का प्रतीक बन सकता था। अब भारत एक और राजनीतिक संकट की ओर बढ़ रहा था, जहां युद्ध बाहरी नहीं बल्कि लोकतंत्र के भीतर होने वाला था। 1970 के दशक के मध्य तक भारत एक नए राजनीतिक मोड़ पर पहुंच चुका था। देश ने युद्ध जीता था, आत्मविश्वास बढ़ा था, लेकिन भीतर राजनीतिक असंतोष भी तेज हो रहा था। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक केंद्रीकरण को लेकर जनता में बेचैनी बढ़ रही थी। इसी पृष्ठभूमि में 1975 का वो समय आया जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे संवेदनशील अध्याय माना जाता है, आपातकाल। आपातकाल लागू होने के साथ ही देश में नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लग गए। प्रेस पर नियंत्रण, राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव, ये सब तेजी से हुआ। इस समय राजनीति केवल सत्ता का प्रश्न नहीं रह गई थी, ये सिद्धांत और लोकतंत्र की परीक्षा बन चुकी थी। बाबू जगजीवन राम लंबे समय तक सत्ता व्यवस्था का हिस्सा रहे थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन देखा था, संविधान निर्माण देखा था, युद्धकालीन नेतृत्व निभाया था। अब उनके सामने सबसे कठिन नैतिक प्रश्न खड़ा था, क्या सत्ता के साथ खड़ा रहा जाए या लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ? उन्होंने गहराई से स्थिति का मूल्यांकन किया। उनके लिए लोकतंत्र केवल राजनीतिक प्रणाली नहीं था, ये सामाजिक न्याय की आधारशिला था। यदि लोकतंत्र कमजोर होगा तो सबसे पहले कमजोर वर्गों की आवाज दबेगी, ये वे अच्छी तरह समझते थे। धीरे धीरे उन्होंने सत्ता से दूरी बनानी शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि सिद्धांत सत्ता से बड़ा होता है। आपातकाल के खिलाफ देश भर में लोकतंत्र बचाने का आंदोलन आकार लेने लगा। छात्र, बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर और विभिन्न राजनीतिक दल एक साझा उद्देश्य से जुड़ने लगे। यहीं से जनता आंदोलन की शुरुआत हुई। जगजीवन राम ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने सत्ता का साथ छोड़कर लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन किया। ये निर्णय आसान नहीं था। दशकों की राजनीतिक यात्रा, सत्ता का अनुभव और स्थापित स्थान, सब दांव पर लगाना पड़ा। लेकिन उन्होंने सिद्धांत को चुना। वे जनता पार्टी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। देश में पहली बार व्यापक विपक्षी एकता बनी। 1977 का आम चुनाव भारतीय लोकतंत्र का निर्णायक क्षण बना। जनता ने मतदान के माध्यम से अपना निर्णय दिया। आपातकाल समाप्त हुआ और लोकतंत्र ने नई ऊर्जा के साथ वापसी की। नई सरकार बनी और जगजीवन राम को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। ये केवल पद की उपलब्धि नहीं थी, ये उस व्यक्ति की पहचान थी जिसने सत्ता से ऊपर लोकतांत्रिक मूल्यों को रखा। उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शासन को संतुलित और संस्थागत बनाने पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि भविष्य में लोकतंत्र इतना मजबूत बने कि कोई भी सत्ता उसे कमजोर न कर सके। उन्होंने प्रशासनिक पारदर्शिता, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और राजनीतिक संवाद की संस्कृति को मजबूत करने का समर्थन किया। कि राजनीति का संदेश स्पष्ट था। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों की रक्षा करने की निरंतर जिम्मेदारी है। इस दौर ने उन्हें भारतीय राजनीति के नैतिक नेताओं की श्रेणी में स्थापित कर दिया। उन्होंने साबित किया कि सच्चा नेता वही है जो संकट के समय सही पक्ष चुन सके। अब उनके जीवन का अंतिम चरण शुरू हो रहा था, जहां वे अनुभव, विचार और विरासत के रूप में भारतीय लोकतंत्र को दिशा देने वाले वरिष्ठ मार्गदर्शक बन चुके थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति लगातार बदल रही थी। देश लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ चुका था,
लेकिन सामाजिक बराबरी की यात्रा अभी अधूरी थी। राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन हो चुका था, पर समाज के भीतर सदियों से मौजूद असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। इसी समय बाबू जगजीवन राम की राजनीति एक नए चरण में प्रवेश करती है। अब उनका लक्ष्य केवल शासन चलाना नहीं था, वे भारतीय लोकतंत्र को सामाजिक प्रतिनिधित्व की दिशा देना चाहते थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण विचार रखा, लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक हर समाज की आवाज सत्ता में दिखाई न दे। प्रतिनिधित्व की राजनीति का अर्थ उन्होंने केवल चुनावी जीत नहीं माना। उनके लिए प्रतिनिधित्व का मतलब था निर्णय लेने वाली संस्थाओं में समाज के हर वर्ग की भागीदारी। उन्होंने बार बार कहा कि सदियों तक जिन समुदायों को शिक्षा, प्रशासन और अवसरों से दूर रखा गया, उन्हें समान प्रतिस्पर्धा में अचानक खड़ा कर देना न्याय नहीं है। यही से सामाजिक न्याय की अवधारणा को उन्होंने व्यावहारिक रूप दिया। सामाजिक न्याय उनके लिए भावनात्मक नारा नहीं था, ये ऐतिहासिक असमानता को संतुलित करने की नीति थी। उन्होंने समझाया कि समानता दो प्रकार की होती है, कानूनी समानता, जहां कानून सबको बराबर मानता है, वास्तविक समानता, जहां अवसर भी सच में बराबर हों। भारत को दूसरी समानता की आवश्यकता थी। इसी संदर्भ में आरक्षण की नीति को उन्होंने सामाजिक संतुलन का साधन माना। उनका तर्क स्पष्ट था, आरक्षण विशेष अधिकार नहीं है, ये ऐतिहासिक वंचना की भरपाई का प्रयास है। उन्होंने इसे स्थायी व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का संक्रमणकालीन उपकरण बताया। उनकी राजनीति संघर्ष आधारित थी, लेकिन विभाजनकारी नहीं। वे समाज को टकराव में नहीं, सहभागिता में बदलना चाहते थे। उन्होंने दलित राजनीति को केवल विरोध की राजनीति बनने से रोका, उन्होंने उसे राष्ट्र निर्माण की राजनीति से जोड़ा। उनका संदेश था, दलित नेतृत्व को केवल पीड़ा की भाषा नहीं, नीति और प्रशासन की भाषा भी सीखनी होगी। नई पीढ़ी के युवाओं से वे अक्सर कहते थे, शिक्षा लो, आत्मविश्वास रखो और लोकतांत्रिक संस्थाओं में प्रवेश करो। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन केवल आंदोलन से नहीं, संस्थागत भागीदारी से स्थायी बनता है। इस दौर में बहुजन चेतना का विस्तार भी तेज हुआ। वंचित वर्ग अपनी राजनीतिक पहचान और अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे। जगजीवन राम की राजनीति ने ये रास्ता दिखाया कि दलित समाज राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन सकता है, केवल हाशिए की आवाज नहीं। उन्होंने सामाजिक सम्मान और राष्ट्रीय जिम्मेदारी को एक साथ जोड़ा। उनकी सोच का सार था, सम्मान संघर्ष से मिलता है, लेकिन स्थायी परिवर्तन शिक्षा और लोकतंत्र से आता है। धीरे धीरे वे भारतीय राजनीति के वरिष्ठ मार्गदर्शक बन चुके थे। उनका अनुभव स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक लोकतंत्र तक फैला हुआ था। अब उनके जीवन का अंतिम अध्याय सामने था, जहां व्यक्ति इतिहास बन जाता है और जीवन विरासत में बदल जाता है। इतिहास में कुछ व्यक्तित्व केवल पदों से नहीं पहचाने जाते, वे अपने विचारों से युग बनाते हैं। बाबू जगजीवन राम का जीवन भी ऐसा ही था, संघर्ष से शुरू होकर राष्ट्र निर्माण तक पहुंचने वाली यात्रा। उनका दर्शन किसी एक विचारधारा की सीमाओं में बंद नहीं था। वे न केवल दलित समाज के नेता थे, न केवल स्वतंत्रता सेनानी, न केवल मंत्री या उप प्रधानमंत्री। वे लोकतंत्र के सामाजिक अर्थ को समझने वाले विचारक थे। उनकी सोच का मूल आधार था सम्मान। वे मानते थे कि समाज की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं, बल्कि अपमान है। जिस समाज में मनुष्य की गरिमा सुरक्षित नहीं होती, वहाँ लोकतंत्र केवल औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाता है। बाबूजी का दर्शन 3 स्तंभों पर खड़ा था, समान अवसर, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी। उन्होंने कभी क्रांति को हिंसा से नहीं जोड़ा। उनके लिए क्रांति का अर्थ था व्यवस्था के भीतर परिवर्तन। वे कहते थे कि सत्ता स्वयं लक्ष्य नहीं है, सत्ता एक साधन है जिसके माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को शक्ति दी जा सकती है। यही कारण था कि लंबे राजनीतिक जीवन के बावजूद उनके व्यक्तित्व पर सत्ता का अहंकार नहीं दिखाई देता। सत्ता में नैतिकता उनके जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत था। उन्होंने दिखाया कि राजनीति केवल रणनीति नहीं, चरित्र भी मांगती है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने संवाद, संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को महत्व दिया। उनकी राजनीति टकराव की राजनीति नहीं थी। वे समाज को विभाजित करने के बजाय जोड़ने में विश्वास रखते थे। लोकतंत्र और समानता के संबंध को उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। यदि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित रह जाए तो वो अधूरा है।
लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल महसूस करे। उन्होंने बार बार चेतावनी दी कि सामाजिक असमानता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि असमान समाज में स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार बन जाती है। आज के भारत में उनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, नई पीढ़ी की आकांक्षाएं, सामाजिक पहचान की राजनीति और लोकतांत्रिक चुनौतियां, इन सब के बीच बाबू जगजीवन राम का संदेश संतुलन सिखाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि विकास तभी सार्थक है जब उसमें न्याय शामिल हो। उनकी विरासत ये सिखाती है, शिक्षा संघर्ष का पहला कदम है, प्रतिनिधित्व सम्मान का रास्ता है और लोकतंत्र समानता का माध्यम है। उन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि वंचित समाज से आने वाला व्यक्ति भी राष्ट्र के सर्वोच्च निर्णयों का नेतृत्व कर सकता है। उनकी यात्रा चंदवा गांव से शुरू हुई थी, लेकिन उनकी विरासत पूरे भारत की लोकतांत्रिक चेतना में बस गई। अब ये कहानी केवल इतिहास नहीं रही, ये जिम्मेदारी बन चुकी है। नई पीढ़ी के लिए उनका अंतिम संदेश स्पष्ट था, संघर्ष करो लेकिन समाज को तोड़ो मत, अधिकार मांगो लेकिन कर्तव्य मत भूलो, सत्ता पाओ लेकिन नैतिकता मत खो। जब समाज अवसर देता है तब प्रतिभा जन्म लेती है, जब शिक्षा सबको मिलती है तब लोकतंत्र मजबूत होता है, और जब सम्मान सबका होता है तभी राष्ट्र महान बनता है। संघर्ष केवल विरोध नहीं, संघर्ष मानव गरिमा की यात्रा है। ये ऑडियो बुक रेडियो पाठशाला की बहुजन उत्थान प्लेलिस्ट का एक विशेष एपिसोड है। ऐसी ही गहन, ज्ञानवर्धक और चिंतनशील ऑडियो बुक सुनने के लिए रेडियो पाठशाला की सभी प्लेलिस्ट अवश्य देखें। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विचार, नए प्रश्न और नए ज्ञान के साथ। आपका समय, आपका विश्वास और ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा ही रेडियो पाठशाला की असली शक्ति है।